जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़। तो आज की चर्चा का विषय है गोचर में शुक्र के राजयोग का बनना, मालव्य महायोग का निर्माण हो रहा है और उसका सभी लग्नों पर क्या प्रभाव होगा, इसी विषय में ये वीडियो बनाया जा रहा है। आप लगन से भी देख सकते हैं, राशि से भी देख सकते हैं, दोनों के लिए एक जैसे नियम रहते हैं। मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि लगन से देखा जाना चाहिए। मैं ऐसा दावा पेश नहीं कर रहा हूं कि लगन से ही देखो, आपकी इच्छा पर है, आप उसे राशि से देख सकते हैं, पर मेरा अनुभव लगन से देखने पर अच्छे परिणामों का है। तो सिर्फ साधारण सी बात नहीं देखनी है कि गोचर में शुक्र का राजयोग बना तो क्या प्रभाव, इसमें और 2-3 छोटे छोटे अच्छे नियम हैं जो सीखे जा सकते हैं। मैं उन्हें समझाने पे ज्यादा जोर देना चाहता हूं। तो पहला एक बड़ा जबरदस्त नियम है और वो आप हमेशा के लिए याद करें, हर कुंडली पे लगा के देखें कि जो भी ग्रह जिस भाव से दशम भाव में बैठता है, कोई भी ग्रह जिस भाव से दशम भाव में बैठा होता है, तो वो उस भाव को अपने गुणों से प्रभावित करता है। अच्छा होगा तो अच्छा प्रभाव, बुरा होगा तो बुरा प्रभाव। ये एक तरीका है। या एक तरीके से ऐसे बोले कि वो उससे दशम भाव में यानी केंद्र में आएगा। तो जिस भी भाव को आपको देखना है उसे लगन समझ के देखोगे तो उसके दशम भाव में जो ग्रह है वो उसे प्रभावित कर रहा है। आज की वीडियो में शनि मकर राशि में है और शुक्र तुला में। तो तुला और शुक्र के बीच में ये भाव बनेगा, यानी शुक्र पूर्ण रूप से प्रभावित करेंगे, क्योंकि शनि प्रभावित हो रहे हैं शुक्र से। शनि से दशम भाव में शुक्र बैठे हैं और उसकी मित्र राशि है और शुक्र और शनि आपस में भी मित्र हैं। तो ये एक पहला नियम है, बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है। नहीं अगर क्लियर हुआ, मैं एक बार फिर बोल देता हूं कि जो भी किसी भी ग्रह या भाव से दशम भाव में बैठा हुआ ग्रह उसे प्रभावित करता है। अच्छा या बुरा वो ग्रह और उस भाव के बीच के तालमेल पर निर्भर करता है। ये बहुत बड़ा नियम है। दूसरा एक शानदार नियम जो इस बार लागू हो रहा है वो ये कि शनि की अपनी उच्च दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी लगातार जब तक ये गोचर रहेगा। पहले 9 दिन 5 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक गुरु की भी पूर्ण दृष्टि पड़ेगी, शत्रु दृष्टि पड़ेगी, पर पूर्ण शत्रु दृष्टि पड़ेगी किस पर? शुक्र पर। 3 बातें हो गई। 22 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक बुध और शुक्र का एक राजयोग बनेगा जिसका नाम है लक्ष्मी नारायण योग। बड़ा योग है, धन देने वाला योग है, संपन्नता देने वाला योग है, ऐश्वर्य देने का। तो ये 9-10 दिन के करीब बनेगा। एक और योग समझना है कि कोई भी ग्रह जिस हाउस में बैठता है, जिस भाव में बैठता है, तो उस भाव को वो अपना गुण, अपना प्रभाव देता है, अच्छा या बुरा। करंट सिचुएशन में जो स्थिति है आप ध्यान दीजिए, राहु बैठे हुए हैं वृषभ राशि में, तो राहु अपने गुण वृषभ राशि को देंगे और वृषभ राशि की दूसरी राशि है तुला, जिसमें शुक्र स्वग्रही होकर के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शुक्र पर राहु की सामर्थ्य भी आएगी और इन दोनों की सामर्थ्य का लाभ शनि को भी होगा। ये एक चीज है जिसको समझना है, एक ट्रायंगल है जिसे समझना है कि इन सबका असर देखने में आएगा। तो मैंने कोशिश करी इन 3-4 पॉइंट्स को। तो बुध आदित्य योग कुछ क्षण के लिए बनेगा, चलो उसे छोड़ देते हैं अभी। तो लक्ष्मी नारायण योग बनेगा 10 दिन के लिए। ये धन देने वाला होता है, शुक्र की सामर्थ्य को इंप्रूव करता है, धन का योग बनाता है। शनि की पूर्ण उच्च दृष्टि है, ये भी प्रभावित करेगी लगातार पूरे के पूरे इस गोचर के दौरान, जो 5 तारीख से लेकर 1 अक्टूबर तक है। ये सभी चीजें आप स्क्रीन पे एक एक करके मैं दिखाता जा रहा हूं, आप देख पाएंगे। और राहु बैठते हैं वृषभ राशि में, तो इसका प्रभाव भी शुक्र पर आएगा, राहु का पॉजिटिव। तो इतनी सब चीजों को समाहित करके अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे कुंडली के योगों को पढ़ना शुरू करता हूं। तो मैंने ये इसीलिए एक साथ पहले बता दिया कि अलग अलग इन्हें नहीं बताएंगे। दूसरा एक और चीज है कि शुक्र केवल एक भाव के कारक होते हैं, 7वां भाव।
और शुक्र की केवल एक ही दृष्टि होती है और वो दृष्टि होती है उसकी 7वीं, वो अपने से 7वें भाव को ही देखता है। तो अब हम एक एक करके सभी लग्नों को लेते हैं। मेष लगन से चर्चा शुरू करते हैं। अब देखिए मेष लगन की स्थिति है कि शुक्र का राजयोग बनेगा, तो जितनी भी चर लग्न हैं 1, 4, 7 और 10, इन चारों पर ही शुक्र का राजयोग बनेगा, लेकिन एक एक करके लेते हैं। तो मेष के लिए जो स्थिति है वो ये कि यहाँ पर शुक्र का राजयोग बनेगा 7वां भाव में, और इन पर शुक्र के राजयोग के साथ ही शनि का शशक महायोग भी बन रहा है। तो दो दो राजयोग इनके ऊपर एक साथ बन रहे हैं। धन, संपदा, व्यवहार कुशलता, भाषा में थोड़ा सा तीखापन, ससुराल वालों के साथ तालमेल की स्थितियां, ये सब इंप्रूव होंगी। पैसा कमाने के मौके मिलेंगे, जीवन स्तर को सुधारने का मौका मिलेगा, कुछ और इंप्रूवमेंट होते हुए दिखाई देंगे जिससे कि लाइफ का स्टेटस इंप्रूव हो। धन के साथ थोड़ी ऐश्वर्य भी बढ़ेगा क्योंकि शुक्र और शनि दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। तो मेष लगन के लिए अतीव शुभ है, कोई बहुत ज्यादा खराबी की स्थिति यहाँ पे नहीं है। अलग से एक बात यह है कि मेष लगन के लिए शुक्र अकारक ग्रह है, और जब अकारक ग्रह बहुत बलवान होता है तो आमतौर पर वो उतना अधिक फल नहीं देता। इसीलिए ये भी समझना जरूरी है कि शुक्र के ऊपर शनि की कृपा और बृहस्पति की कृपा भी है, इसलिए वो बड़ा अच्छा शुभ फल यहाँ पे देने वाला है। कोई समस्या की बात नहीं है। जब भी कोई ग्रह राजयोग बना देता है तो उस पर अकारक वाला बात लागू नहीं होती। तो बहुत अच्छी स्थितियां मेष वालों के लिए, बहुत शुभ फल मिलने वाला है। जीवन स्तर को लेकर के, व्यवहार को लेकर के, वैवाहिक जीवन को लेकर के, थोड़ा सा भाषा को लेकर के दिक्कतें रहेंगी, लेकिन इसके अलावा सब कुछ बहुत अच्छा है। वृषभ लगन की बात करते हैं। अब लगन के अंदर ही राहु बैठते हैं, ये भी एक बात हो गई। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि लग्नेश छठे घर में स्वग्रही है। लग्नेश छठे घर में होना बुरा है, लेकिन अगर लगन का स्वामी छठे घर का स्वामी भी हो तो उसे लग्नेश ही गिना जाता है, छठे भाव में होने का दोष नहीं गिना जाता। तो ये बहुत अच्छी स्थिति हो गई। यहाँ पर पे शुक्र फिर से 9वें भाव को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि वो 9वें भाव से 10वें भाव में बैठे हैं, तो वो भाग्य को बढ़ाएंगे, धन को बढ़ाएंगे। लेकिन छठे घर में होने के कारण थोड़ा बहुत देखने में आता है कि हमारी खर्चे बढ़ेंगे, हमारे इन खर्चों के साथ साथ भागदौड़ भी बढ़ सकती है, कुछ पुरानी पेमेंट्स निपटेंगी, कुछ शत्रुओं से एडजस्टमेंट और तालमेल होगा, सेहत इंप्रूव होगी, सेहत से संबंधित फायदे देखने में आएंगे। पर वैवाहिक जीवन का थोड़ा बहुत तनाव ही देखने में आ सकता है, क्योंकि कारक अपने भाव से 12वें घर है। तो वृषभ लगन वालों के लिए यहाँ कोई सा भी राजयोग नहीं बन रहा है। चौथे घर में सूर्य हैं, ये भी कोई प्लस पॉइंट नहीं है। लगन में राहु है, नीचे केतु है, लेकिन कुल मिलाकर खराब नहीं है, अच्छा है। लगन का स्वामी बलवान होता है तो उसका फायदा देखने में आता है। ये बहुत बढ़िया स्थिति है। मिथुन लगन की बात करते हैं तो मिथुन लगन की जो स्थिति है वो ये है कि इनके लिए शुक्र 5वें घर में स्वग्रही होकर के आएंगे, और वो 10वें भाव को बैकअप दे रहे हैं सेंट्रल इफेक्ट से, जो नियम मैंने आपको बताया। 10वें भाव से हम बहुत कुछ देख सकते हैं। क्या देखते हैं कि धन संग्रह को देखते हैं, अचानक धन प्राप्ति को देखते हैं, यात्राओं की बात करते हैं, विदेश यात्राओं की बात करते हैं, जीवन की लंबे जीवन की हम कल्पना उसमें करते हैं। तो यहाँ शुक्र आपको कुछ कमाने के मौके दे सकता है, कुछ अचानक नए सोर्सेज डेवलप करवा सकता है, कुछ ऐसे अचानक फायदे हो सकते हैं जो पहले से पाइपलाइन में नहीं थे या उम्मीद कम थी। संतान को लेकर के सुख की प्राप्ति होगी, जो पढ़ रहे हैं उनका ज्ञान इंप्रूव होगा, पढ़ने का मौका मिलेगा। जो लोग कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं उनके निकलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो संतान के साथ, ज्ञान के साथ, बुद्धि के साथ, सही मौके पर सही फैसले लेने के हिसाब से ये सारी स्थितियां ठीक आएंगी। खर्चे थोड़े ज्यादा रहेंगे, भागदौड़ थोड़ी ज्यादा रहेगी, छोटे मोटी कुछ कानूनी दिक्कतें आ सकती हैं पर वो सॉल्व हो जाएंगी। तो इस तरीके से मिथुन के लिए भी लगभग ये स्थितियां बहुत अच्छी हैं। इसमें इस गोचर में, जो शुक्र के गोचर की हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत खराब स्थिति नहीं है। एक और बार अलग से समझना है, ये गोचर है जो सब पर एक जैसा लागू हो रहा है। आपको अपनी जन्म कुंडली में शुक्र की ऑन दी होल स्थिति को पहचानना जरूरी है कि वो कितने बलशाली हैं, कितने नहीं, तभी गोचर के प्रभाव का सही लाभ आपको प्राप्त होगा। मैं पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने ये बताने का प्रयास किया कि शुक्र की सामर्थ्य को कैसे चेक किया जाता है। मैं उसका लिंक आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप देखिएगा। कर्क लगन की बात करते हैं, क्योंकि कर्क फिर से चर लगन है और चर लगन में शुक्र अपना राजयोग बना रहे हैं चौथे घर में। चौथे घर से जो स्थितियां हैं वो बहुत अच्छी हैं।
अब जो इनके दूसरी राशि है वो 11वें घर आ गई, वहां राहु बैठता है, तो अब राहु के बैठने का भी फायदा हुआ, शुक्र का भी राजयोग का फायदा हुआ, और यहां से ये अपने से चौथे भाव या शनि से दशम भाव में बैठ के वैवाहिक जीवन, जीवन स्तर, धन संपदा, सुख, मकान, मां के साथ तालमेल की स्थितियां, वाहन का सुख, हायर एजुकेशन का सुख, इतनी सारी बातें करते हैं, हमारी पब्लिक इमेज। तो कुल मिलाकर कर्क के लिए गोचर बेहद शुभ है। खराबी किसी के लिए भी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जब राजयोग बनाएगा तो खराब नहीं होता है, लेकिन फिर भी कर्क वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। उनकी इनकम के नए रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे, उन्हें जीवन स्तर ऊंचा होता हुआ दिखाई देगा, उनका सुख, उनका धन, उनका वैभव, उनका मकान, उनकी माता जी का स्वास्थ्य, माता जी से तालमेल, ये सभी चीजें इंप्रूव होंगी, फायदा ही फायदा होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। सिंह लगन की बात करते हैं। सिंह लगन के लिए शुक्र तीसरे और 10वें घर के कंट्रोलर बन गए और दशम भाव में राहु बैठते हैं, तो ये यहाँ पे फायदा हुआ। और शुक्र तीसरे घर, हमारे प्रयास, हमारे कर्म, हमारे एफर्ट, छोटे वायु से तालमेल, तो मेहनत का फल मिलता दिखाई देगा, यश की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी, बौद्धिक सामर्थ्य से हम अपने कामों को करवा सकेंगे और शत्रुओं पर हम अपना पॉजिटिव प्रभाव डालने में कामयाब रहेंगे, यानी शत्रु दबेंगे भी और हम उन्हें बिना लड़े भी उनको काबू कर सकेंगे, समझ सकेंगे। स्वास्थ्य की स्थितियां इंप्रूव होंगी और जो एक और इम्पैक्ट आएगा दृष्टि से, वो आएगा 9वें घर पे। तो 9वें घर को भी यहाँ पर वो शुक्र प्रभावित करेगा, तो भाग्य का और पिता के आशीर्वाद मिलने की भी संभावनाएं बढ़ेंगी। तो सिंह लगन के लिए भी स्थिति अच्छी है, इसमें कोई बहुत खराब स्थितियां नहीं है, क्योंकि वो स्वग्रही होकर के आ रहे हैं। यहां पर भी कमाल की बात है कि शुक्र बहुत अधिक कारक नहीं होते, लेकिन क्योंकि वो स्वग्रही हैं तो उनका पॉजिटिव इंपैक्ट आपको साफ साफ मिलता हुआ दिखाई देगा। तो सिंह वालों के लिए भी स्थितियां बहुत अच्छी हैं। अब बात करते हैं कन्या लगन वालों की। अब कन्या लगन के लिए स्थितियां ये हैं कि शुक्र बैठेंगे दूसरे घर में स्वग्रही होकर के। धन का घर है, बोली का, भाषा का, व्यवहार का, तो बोली भाषा इंप्रूव होगी, परिवार से, कुटुंब से आपके संबंध इंप्रूव होंगे, धन का योग इंप्रूव होगा, ये अच्छी स्थितियां हैं। और क्योंकि भाग्य भाव में राहु बैठते हैं और राहु भी मित्र होकर के बैठे हैं, अपनी उच्च राशि भी गिनी जाती है, तो इस लिहाज से भी शुक्र को और बेनिफिट होगा और वो हमारी ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारी सामर्थ्य, सही मौके पर सही डिसीजन लेने की ताकत, हमारे एग्जीक्यूटिव डिसीजंस को प्रभावित करेंगे, संतान के सुखों को प्रभावित करेंगे अपने सेंट्रल इफेक्ट के हिसाब से। तो इस लिहाज से कन्या लगन वालों के लिए भी स्थितियां अच्छी हैं और किस किस फील्ड में आपको ये प्रभाव मिलता हुआ दिखाई देगा वो भी आपने देखा। थोड़ा नुकसान देखने में आ सकता है, यूरिन इन्फेक्शन जैसी कुछ समस्याएं देखने में आ सकती हैं, क्योंकि उसकी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो थोड़ी बहुत यूरिन इन्फेक्शन या शुगर थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, ऐसा देखने में आ सकता है। कभी कभी कमर दर्द की भी शिकायतें देखने में आ सकती हैं। ये बड़ा माइनर फीचर्स हैं, लेकिन कुल मिलाकर के ये बहुत अच्छी स्थितियां इनके लिए भी रहने वाली हैं। तुला लगन के लिए तो लगन में ही राजयोग का निर्माण होगा और बहुत ही ज्यादा शुभ रहेगा, और इनके लिए शुक्र का भी राजयोग है, शनि का भी राजयोग है, दोनों राजयोग यहाँ पे निर्माण कर रहे हैं और अष्टम भाव में राहु बैठते हैं। 8वें घर में एक अलग नियम ऐसी बता देता हूं, जब भी राहु होगा और अच्छा होगा तो वो अल्पायु योगों को समाप्त कर देता है, यानी जितने भी अल्पायु योग आपकी कुंडली में बन रहे होंगे वो अब इफेक्टिव नहीं होंगे, तो ये बड़ा फायदेमंद हुआ। तो तुला के लिए तो किसी तरीके का कोई भी नुकसान होने की संभावना नहीं है, सुखों में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, जमीन खरीदने, मकान लेने जैसे योग बनेंगे, बड़े वाहन लेने की संभावनाएं बनेंगी, आप कहीं मूव करना चाह रहे हैं तो उस ये शिफ्टिंग का भी बड़ा सुंदर योग होगा, कमाने के भी मौके मिलेंगे, वैवाहिक जीवन की स्थितियां भी इंप्रूव होंगी, ससुराल पक्ष से भी आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो किसी तरीके का कोई भी नुकसान यहाँ नहीं है, स्थितियां बहुत अच्छी हैं। तो तुला लगन वालों के लिए भी शुक्र के इस राजयोग का बड़ा आनंदमय सुख प्राप्त होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन की। अब 12वें घर में जब ये चले गए तो स्वग्रही होने के कारण बहुत नुकसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी 12वें घर में जाना बहुत बढ़िया स्थिति नहीं है। शुक्र के साथ एक अलग नियम और भी है, वो लगन से अगर 12वें जाएं तो वहां के वो बड़ी मजबूत स्थिति मेंटेन करते हैं। काल पुरुष की कुंडली में वहां मीन राशि आ जाती है, जहां वो उच्च समझे जाते हैं, तो इसलिए 12वें घर आना भी कोई बहुत बुरी स्थिति नहीं है। लेकिन क्योंकि वो त्रिक भाव में भी आ गए और त्रिषडाय भाव में भी आ गए, यानी कि आपके त्रिषडाय भाव तो यहाँ पे नहीं बनेगा,
मार्केश भाव बनेगा। तो वृश्चिक लगन वालों के लिए शुक्र ज्यादा अच्छा होता नहीं है, इसलिए उसका बलवान होना भी उनके लिए फायदेमंद नहीं है। यानी वृश्चिक लगन वालों के लिए अगर अकारक ग्रह शुक्र बलवान होगा तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जिंदगी को डिस्टर्ब करेगा। ये बड़े कमाल की चीज है, इस पर भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगा अलग से। तो इनके लिए स्थितियां बुरी नहीं है लेकिन बहुत अच्छी नहीं, क्योंकि राहु बैठा है। तो वैवाहिक जीवन में तनाव देखने में आएगा, पैसे कमाने के मौके मिलेंगे, खर्च भी होंगे, पैसे कमाए भी जाएंगे, खर्च भी होंगे, वैवाहिक जिंदगी की दिक्कतें देखने में आएंगी, स्ट्रेस बहुत बढ़ेगा। पर की हुई मेहनत का फायदा, आपके प्रयासों के रिजल्ट, आप जो भी कोशिश कर रहे हैं, जो पाने के लिए मेहनत की जाएगी, उनके रिजल्ट आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपका तीसरा घर बहुत मजबूत हो गया। वहां पर राहु की भी कृपा मिल रही है पूर्ण दृष्टि के कारण शनि पे, और शुक्र का सेंट्रल इफेक्ट से भी फायदा मिल रहा है। तो वृश्चिक को इस तरीके से फायदा होता हुआ दिखाई दे सकता है। धनु लगन की बात करते हैं तो 11वें घर में यहाँ शुक्र स्वग्रही होकर के आएंगे और राहु छठे घर में यहाँ पे बैठे। तो क्या इफेक्ट आया कि शत्रुओं से भी आपकी जीत हुई, जो आपका विरोध कर रहे हैं उन्हें भी आपने समझा लिया या कंट्रोल कर लिया। इनकम के बढ़ने के योग बढ़ गए, क्योंकि आपकी आमदनी इंप्रूव हो रही है। और इसके साथ साथ जो असर आ रहा है वो ये कि कुटुंब के साथ आपका तालमेल, व्यवहार कुशलता बढ़ रही है। तो आपको कुटुंब का सहयोग मिल रहा है, शत्रु आपके कमजोर हो रहे हैं, ऑफिशियल प्रॉब्लम्स जो आने वाली थी वो कम से कम आएंगी, और कमाने के नए मौके। तो बेहद अच्छी स्थिति इनके लिए, धनु लगन वालों के लिए भी बन रही है। कोई बड़ी समस्या नहीं है, कोई बड़ा झंझट नहीं है। दृष्टि इफेक्ट देखते हैं तो संतान से संबंधित मुद्दों पर थोड़ा बहुत फायदा जरूर होगा। सही मौके पे सही डिसीजन लेने की ताकत, और डाइजेशन की दिक्कतें थोड़ी आ सकती हैं, डाइजेशन की दिक्कतें आ सकती हैं। बाकी सब बिल्कुल ठीक है, ऐसी कोई बहुत खराब स्थिति इनके लिए भी नहीं है। अब बात आ जाती है मकर लगन की। मकर लगन में शनि अपना राजयोग बना रहे हैं, शशक महायोग, और शुक्र दशम भाव में अपना राजयोग बना रहे हैं। जन्म कुंडली में दशम भाव सबसे ज्यादा बलशाली भाव होता है, और उसमें कोई भी ग्रह मजबूत होता है तो उतनी ही मजबूत लगन भी मान ली जाती है। तो बहुत अच्छी स्थिति है। केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है और राजयोग भी बन रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत नुकसान यहाँ संतान को देखने में आ सकता है, आपकी पढ़ाई लिखाई को थोड़ा देखने में आ सकता है, आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, पढ़ाई लिखाई से आपका मन थोड़ा हट सकता है, ऐसा देखने में आ सकता है। तो अपना कंसंट्रेशन थोड़ा सा इंप्रूव करें, लेकिन कुल मिलाकर आपकी सेहत, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी। कहीं ना कहीं इसका नुकसान ये देखने में आएगा कि वैवाहिक जीवन यहाँ प्रभावित जरूर होगा। तो वैवाहिक जीवन प्रभावित हो रहा है, संतान पक्ष थोड़ा प्रभावित हो रहा है, आपके सही मौके पे सही डिसीजन लेने की सामर्थ्य प्रभावित हो रही है, या थोड़ा ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाने की स्थिति देखने में आ सकती है। तो थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, और इतने अच्छे स्टेटस का सही इस्तेमाल भी कीजिए, तो आपको फायदा जरूर होगा। अब आ जाती है कुंभ की बात। कुंभ के लिए जो स्थितियां हैं वो 9वें घर भाग्य के स्थान में स्वग्रही हैं, और दूसरी राशि इनकी कहाँ आई जिसमें राहु बैठते हैं, चौथे घर में। तो चौथे घर से संबंधित सुख थोड़े घटेंगे, क्योंकि यहाँ पर पे गोचर में जब भी चौथे घर में रहेगा कोई ग्रह तो वो थोड़ा सा खराब करता है। तो हमारे सुखों को, माँ के साथ तालमेल को, व्यवहार कुशलता को, विदेश जाने का योग बना सकता है। तो मम्मी का स्वास्थ्य तकलीफ में आ सकता है, कोई चीज बेचने की स्थिति बन सकती है। आप चौथा घर हमारी इमेज भी है, वहां पर हमारी इमेज को दिक्कत देखने में आ सकती है। तो थोड़ी इमेज के लिए सावधान रहें, खर्चों के लिए सावधान रहें, भागदौड़ के लिए तैयारी रखें, क्योंकि शनि आपके 12वें घर में बैठेंगे तो वो भागदौड़ को बढ़ाएंगे। भाग्य इंप्रूव होगा, पिता का सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त होगा, ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो बहुत कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये थोड़े बहुत नुकसान जरूर देखने में आएंगे। अब आ जाती है हमारी आज की आखिरी लगन, उसका नाम है मीन। मीन लगन के लिए जो स्थितियां हैं वो ये हैं कि अष्टम भाव में ये स्वग्रही होकर आएंगे। अचानक धन प्राप्ति, अचानक से कोई काम बन जाना, कोई बड़ा मूवमेंट देखने में आ जाना, कोई ऐसी उपलब्धि प्राप्त होना जिसे हम आम भाषा में कहते हैं गाढ़ा धन मिलना। अभी गाढ़ा धन तो देखो सबको मिलता नहीं, लेकिन यह है कि जो अचानक लाभ होते हैं उसी को गाढ़ा धन समझना चाहिए। आमदनी के घर में शनि का राजयोग रहेगा, शुक्र की दूसरी राशि में राहु बैठते हैं वृषभ में, तीसरे घर। तो तीसरे घर में राहु का होना अति शुभ समझा जाता है। तो गोचर में क्या हुआ कि आपके भाइयों के साथ तालमेल, आपकी मेहनत का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा, तो आपके प्रयासों का रिजल्ट अच्छे हैं, आपकी आमदनी का रिजल्ट अच्छा है, और सेविंग्स भी इंप्रूव हो रही है। तो इनके लिए भी ये कोई बहुत खराब स्थिति नहीं आएगी, इनके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति रहने वाली है। तो इस पूरी वीडियो में क्या देखा कि अगर आप अपनी जन्म कुंडली
में भी शुक्र की स्थिति को जान लें और फिर गोचर को भी समझें तो ये गोचर बहुत ही शुभ जाने वाला है। बहुत लंबे समय के लिए नहीं है, लगभग 3 हफ्ते के लिए है करीब करीब, तो ये पर बहुत शुभ देगा। इसमें जो 2-3 और नई नई बातें हुई वो भी मैंने आपको बयान कर दी। जैसे बृहस्पति 14 सितंबर को वापस शिफ्ट होकर के मकर राशि में जाएंगे, तो उसका प्रभाव भी मैंने इसमें समाहित करके ही सारी बात बताई है। किसी विशेष उपाय की यहाँ आवश्यकता नहीं है क्योंकि सारे ही ऑन दी होल बिल्कुल अच्छा है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं है या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मुझसे जितना संभव होगा मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आप अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं मेरे साथ, और मेरा व्हाट्सअप नंबर तो स्क्रीन पे लगातार आ ही रहा है, तो जिससे कि आप मुझसे संपर्क कर सकें। व्हाट्सअप कीजिए, आगे के सारे डिटेल्स आपको तुरंत बता दिए जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।